नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का इस शो में बहुत स्वागत है। और जो रुझान सामने आए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के, उनको देख कर के, उनको समझ कर के लग रहा है कि हम भारतीयों ने योगी आदित्यनाथ के संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र में संबोधन किया, उसको भी शायद हमने ठीक से समझा नहीं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। और शिवम जी का स्वागत करते हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। शिवम जी, पहले योगी जी को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्यों नहीं उनको ठीक से समझा गया। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा। शिवम जी, प्रधानमंत्री को भी सुन लेना चाहिए, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी महाराष्ट्र में। लेकिन जब से ये लोग सत्ता से बाहर गए हैं, इस सवाल का जवाब इन्होंने खुद दे दिया है। आज कांग्रेस के असली रंग खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, कांग्रेस अब खुलकर उनके साथ खड़ी है। इसलिए अपनी घोर असफलताओं के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। तो शिवम जी, ये बड़े साधारण शब्दों का इस्तेमाल है किया है, तो मैं तो आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि योगी और मोदी क्या कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और बांग्लादेश में जो हाल हिंदुओं का हम देख रहे हैं, उसे समझाने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? शिवम जी। जी, मनविंदर जी, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम। ऐसा नहीं जय है श्री कि राम। आज जो योगी ने कहा या जो आज मोदी ने कहा कोई नई बात है। ये जब से भारत आजाद हुआ है, मैं कहूँ पहले से कभी, मतलब आप जब से चले जाइए, जब से विदेशी आक्रांता भारत पे हमला कर दे, तभी से हमेशा से ये है कि जो भारत है वो हमेशा से बढ़ता आया। इसलिए वो मतलब आपस में अलग अलग कारणों से वो बढ़ते रहे, इसलिए वो पिटते रहे या कि अब देश को खोते रहे, देश का हिस्सा खोते रहे। रात ही में देख रहा था
कि किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का परिप्रेक्ष्य दे देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। आपने सवाल पूछा हिंदुओं के बंटने का। रात ही में महाराणा प्रताप के ऊपर कोई बहुत अच्छा बोलता है, एक व्यक्ति है राजवीर करके, तो उसकी कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया कि जब तक राजपूताना बटा रहा, जब तक हम अलग अलग रियासतों में बटे रहे, मुगल आते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, महाराणा प्रताप कामयाब क्यों हुए थे? महाराणा प्रताप, ये माना जाता है कि महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया अकबर जैसी राजा, जो इतना बड़ा मुगल सल्तनत चला रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने सारी रियासतों को एक कर लिया। महाराणा प्रताप ने सिरोही की रियासत हो, फिर ये आमेर की रियासत हो, इन सबको अपने साथ लगा लिया। उसने कहा भैया साथ रहो, अलग अलग राज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ रहो, जब ये आता है ना इसे साथ मिलकर पीटना है। महाराणा प्रताप वहां कामयाब रहे। शिवाजी राजे इसलिए कामयाब रहे क्योंकि उन्होंने सारे सामंतों को जोड़ा, सबको अपने साथ रखा और साथ रखकर लड़े। जब साथ रहे तो विदेशियों से, आक्रांताओं से मिलके जीतते रहे। क्यों अलेक्जेंडर भारत में आने में कामयाब रहा? इसलिए कामयाब रहा क्योंकि जो सीमा का जो राजा था उसने कहा, उसने नहीं मानी चाणक्य की, उसने कहा नहीं मैं तो अपने आप देख लूंगा, देख ले भाई, पिट गया। यही आजादी के समय हुआ। इस बात को कांग्रेस ने भली भांति समझ लिया कि भैया हिंदू अगर हमें राज करना है, तो जो ये पर्टिकुलर वोट बैंक है, तब 7% का था, अब 17-18% का हो गया, कोई कोई 20% कह रहा है, हम इसे इंटेक्ट रखें, इसे साथ रखें, बाकियों को बांट दे। हिंदू को ये एहसास न होने दे भैया तू हिंदू है, हिंदू को कहे तू यादव है, तू जाट है, तू ब्राह्मण है, तू वाल्मीकि है, तू ठाकुर है, तू जाटव है। मतलब इतनी जातियां हो गई। मैं आपको बता दूं 1909 या 1911 का जो सेंसस है, उसमें जितनी जातियां थी उससे कम 60-70 गुना ज्यादा जातियां आज के समय में है। तो भैया वो मतलब जातियां इन्वेंट की जा रही हैं। कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो सेंसस हुआ था 2011 का, कि एक जाति में तो 150, 200, 400 लोग हैं। ऐसी भी जातियां हैं। तो जातियों का इन्वेंशन हुआ राजनीति में जैसे जैसे हम आगे बढ़े। तो क्यों हुआ ये सब? क्योंकि किस तरीके से वोट बैंक को बांटा जाए। हमने देखा, अगर राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, चलिए वो तो पहले से बन के आई है। कम्युनिस्ट छोड़ दीजिए, वो एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, उसके पीछे संघ परिवार का हाथ है, इसलिए वो बढ़ के आई है। इन तीन के अलावा जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, वो पर्टिकुलर कास्ट वोट बैंक के समीकरण से बनी हुई है। यूपी में आ जाइए, आते क्या कहा जाता है? माई कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव एक हो जाए। फिर हम बिहार में चले जाते हैं, वहां भी लालू कहता है माई कॉम्बिनेशन। जेडीयू आ जाता है, वो कहता है कि भैया मैंने थोड़ा मुस्लिम का वोट ले लिया, कुर्मी का वोट ले लिया, अगड़ों का वोट ले लिया, मैंने वो कॉम्बिनेशन बना लिया, यानी ओबीसी का वोट लेके वो कॉम्बिनेशन बना लिया। आप दक्षिण में जाएंगे, अलग वहां की पॉलिटिक्स है, वहां के हिसाब से वो जातीय समीकरण बनते हैं। हर जगह जाएंगे जातीय समीकरण के आधार पर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही है। ऐसा नहीं है अभी है। मान लीजिए आप उसमें चले जाइए, क्या जब ये चरण सिंह और इन सब का राज था, अजगर मजगर और इस तरह के जातीय समीकरण बनते थे, तो उस हिसाब से राजनीति होती थी। हमेशा से हिंदुओं को जाति में बांटो, बाकियों को ये कहो कि उनको एक रूपता का एहसास दिलाओ, और तब जाकर अपनी राजनीति करो। लेकिन इसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया, एक बड़ा बदलाव आया 2014। संघ परिवार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू को याद दिलाना है कि तू भी हिंदू हो। उन्होंने हर जो भी बाधाएं हैं उससे ऊपर उठ के कहना है, जो भी आपकी एस्पिरेशन से पूरी होंगी, वो कब होंगी? जब राष्ट्र एक होगा, जब सब समान रूप से एक गति से एक साथ एक दिशा में बढ़ रहे होंगे। वो कब होगा? जब 80% आबादी को यह एहसास होगा कि हम एक हैं, हम एक लक्ष्य के लिए बढ़ रहे हैं, हमारा ध्येय एक है, दुश्मन एक है, हमारी परिणति एक है, हमारा लक्ष्य एक, वो है हिंदुत्व। तो सब लोगों ने, कोई कहता है कि मोदी की विकासवादी राजनीति को देख के गुजरात मॉडल को वोट दिया, सब झूठ है, सब मिथ्या है। असली में असली अंडरकरंट हिंदुत्व की थी। हिंदू को हिंदुत्व का एहसास हुआ, उसने वोट दिया, वो इसलिए वो 2014 में जिता पाया। उसे याद आया हनुमान की तरह, भैया मेरे अंदर ये शक्ति है। उसने वापस से उसका इस्तेमाल किया 2019 में, और बड़े मैंडेट के साथ मोदी आया। मोदी ने जो ये विकास किया, ये सब किया, ये टॉपअप है जी। असली जो बेस है वो हिंदुत्व का बेस है, और मैं कह रहा हूं आज भी वो हिंदुत्व का बेस इंटैक्ट है। 2024 में फर्क आया। सबसे पहली बात तो एक फटीग आती है, निश्चित तौर पर उस फटीग को कहीं ना कहीं चैनलाइज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन की। और जो ये कह सकते हैं एक तरीके से, बहुत लोग कह रहे हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन चला गया, जो ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला गया, उसका एक कारण था। मैं उसे एक छोटा हिस्सा मानता हूं। कारण है, अगर ऐसा होता
भैया आरक्षण की दिक्कत होती, परेशानी होती। अगर यूपी के एससी समुदाय को ये लगा कि मेरा आरक्षण चल जाएगा, तो बिहार में क्यों नहीं लगा? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लगा? उड़ीसा में क्यों नहीं लगा? सिर्फ 3 राज्यों में, महाराष्ट्र में लगा, राजस्थान में लगा और यूपी में लगा, और कहीं क्यों नहीं लगा? देखिए, बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने संगठनात्मक रूप से बेहतर कार्य नहीं किया। सही कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं करना सबसे बड़ा कारण था। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का मोदी और योगी जैसे नेताओं पे ओवर रिलायंस। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके कैंडिडेट को काम करना पड़ेगा, तभी आप जीतेंगे। मैं अभी भी मानता हूं, हिंदुत्व अभी भी जीवित है, हिंदुत्व अभी भी इंटैक्ट है। ये सिर्फ राजनीतिक विफलताएं हैं, समाज की विफलता नहीं है। लेकिन अगर ये राजनीतिक विफलताएं बार बार आती रही, तो क्या समाज उसी तरीके से इंटैक्ट रह पाएगा? क्योंकि ये दोनों समानांतर रूप से चलती रहनी चाहिए। अगर एक कहीं कमजोर पड़ी तो दूसरी जो उस अब मान लो राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ते चले गए, तो राज्यों में सरकारें आती चली जाएंगी जो एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा को नहीं मानती, तो वो आपके इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएंगी। हो सकता है कि एक आध राज्य में सरकार चल जाए तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन अगर ये एक ट्रेंड बन गया, तो वो जो नैरेटिव आपने खड़ा किया, जो संघ परिवार ने पिछले लगभग 100 साल में, अगले साल 100 साल हो जाएंगे, जो आपने मेहनत करी, वो खराब हो जाएगी। तो राजनीतिक सत्ता भी हाथ में हो, सामाजिक रूप से चेतना भी हाथ में हो, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। और रही बात, अभी 2 चुनाव है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलते आ रहे। ये नैरेटिव में भी चोट पहुंचाता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर एनसी और कांग्रेस आकर बैठ गए और उनका समर्थन सरकार बनवाने के लिए पीडीपी ने दे दिया, तो आप ये मानिए, जम्मू कश्मीर में जो आपने काम किया, 5 साल में जो आपने 370 हटाया, मुझे लग रहा है उसके बाद बहुत बेहतर काम किया जा सकता था, उसमें भी थोड़ी कमी रही। ये छोटी छोटी जो राजनीतिक कमियां हैं, यही तो नुकसान पहुंचा रही हैं। आपने 5 साल का आपके पास गोल्डन विंडो पीरियड था, आपने उसमें वो काम नहीं किया जो आप कर सकते थे। किया, निश्चित तौर पर किया, लेकिन जो और बेहतर हो सकता था वो नहीं किया। अब वो राजनीतिक खामियाजा उस राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा डालेगा, उस राष्ट्रीय एकीकरण के नैरेटिव को नुकसान पहुंचाएगा। हरियाणा में आप चुनाव हारेंगे, जो तथाकथित किसान खालिस्तानी एजेंडा को लेकर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसान खालिस्तानी है, लेकिन उनमें जो लोग उस एजेंडा को लेकर बैठे हैं, अब वो दिल्ली आ जाएंगे 8 तारीख के बाद, क्योंकि हुड्डा ने कहा जैसी सरकार बनेगी हम तो बॉर्डर खोल देंगे, क्योंकि ये भैया एक तरीके से उनकी फ्रीडम है। जब वो दिल्ली में आएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन जाएगा, और फिर राष्ट्रीय नैरेटिव ये जाएगा कि आप 100, 200, 500, 1000, 5000 किसानों को नहीं रोक पाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा क्या करे। तो फिर आपकी जब छोटी छोटी विफलताएं हैं, तो फिर पब्लिक के मन में ये नैरेटिव ना आ जाए, भैया बड़ी बात करते हैं हिंदुत्व की, छोटे छोटे काम होते नहीं। क्या हिंदुत्व में असली में इतनी मजबूती है क्या? आपको डिलीवर करना था उसके ऊपर, ताकि उस नैरेटिव को मजबूत किया जा सके। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक रूप से काम करना होगा, लेकिन जो मोदी ने कहा, जो योगी ने कहा, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कहा, बटोगे तो पटोगे। बांग्लादेश देख लीजिए भैया, बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान तो हमने देखा नहीं, ठीक है, कोई 20-25 साल का एक युवा है, नहीं देखा होगा उसने पाकिस्तान में क्या हो गया, पार्टीशन में क्या हुआ, उसके बाद किस तरीके से राइट्स हुए, आबादी खत्म हुई, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं उसे किताबी ज्ञान लगेगा। बांग्लादेश तो साक्षात है, लाइव रिपोर्टिंग है, सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलती हैं। कोई घटना घटित हुई जिस दिन ये 5 या 8 तारीख को जब ये हुआ तख्ता पलट, उसी दिन वहां लोगों के घरों से मां बहनों की जो वीडियोस आने लगी, बहुत लोगों ने तो फेसबुक लाइव किया है उस घटना को। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर्ड वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। तो बांग्लादेश में तो आप देख लो ना क्या हो रहा है। चलिए, आपको लगता है कि भाई बांग्लादेश जाने में मुझे कोई वीजा लेना पड़ेगा, कोई बाहर हो रहा होगा, वो भी छोड़ दीजिए। भारत में देख लीजिए किस तरीके से सर तुमसे जुदा के नारे भारत के अंदर लग रहे हैं। बुलंदशहर की घटना देख लीजिए, नागपुर की घटना देख लीजिए, कल रात की घटना है, पुलिस चौकी पे हमला कर दिया गया, कल रात की घटना है। बुलंदशहर है, गाजियाबाद है। अभी हमने देखा जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा था सोमनाथ के आसपास, तब वहां क्या हो रहा था। भारत में देख लीजिए ना, छोटे छोटे वो प्रेशर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया हम तुम्हें धकेल सकते हैं, हम तुम्हें दीवार के लगा सकते हैं, और वो अपनी शक्ति का एहसास दिला रहे हैं। बाकी हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे रीट्वीट कीजिएगा, जितने ज्यादा रीट्वीट होंगे उनके मुंह पे हमला होगा। अरे क्या होगा रीट्वीट से?
कल को इलॉन मस्क तुम्हारा कनेक्शन काट देगा, तुम तो रीट्वीट भी नहीं कर पाओगे। कल को स्टारलिंक बंद कर दिया उसने, ट्विटर पे कह दिया भैया मैं भारत में नहीं करता काम, क्या कर लोगे तुम? बस भैया, चार कहा ही जाता है, चार हिंदू तब इकट्ठे होते हैं जब पांचवा कंधे पे होता है। हालात आज यही है। सिर्फ हमें बैठकर बयानबाजी करनी है, सिर्फ कमियां निकालनी है। और क्यों नहीं कहता कोई मुसलमान तो साफ कहता है भैया, मैं नाम लेके कह रहा हूं, और ये मैं उनकी अच्छी बात मानता हूं, पॉजिटिव पॉइंट है। चीजों से हम सहमत हो ना हो, ये उनकी पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर आप किसी से सहमत नहीं है, अगर उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, उस पॉजिटिव पॉइंट को उठाइए। वो ये कह रहा है मेरा एजेंडा क्लियर है, मुझे नहीं चाहिए विकास वगैरह, सब कर लेंगे बाद में, देख लेंगे, भगवान कर देगा, अल्लाह कर देगा, मेरा एजेंडा क्लियर है, पार्टी को हरा। वो क्लियर एजेंडा को लेके जाता है। जो वोटर है बाकी 80%, वो किसी एजेंडा को लेके नहीं जाता। उसका सिर्फ ये एजेंडा है कि भैया अपना नुकसान कैसे करूं, कुल मिला के ये हो रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये कह रहा हूं, राष्ट्रवादी पार्टियों को वोट दो। बाकी 5 साल डंडा करके रखो भैया, काम क्यों नहीं हुआ, उनके पीछे लगो, 5 साल परेशान करो, लेकिन जब वोट डालने की बारी आए तो याद रखें 1 मिनट कि आपको जो बाकी इंटरवीन कर वोटर रही है। हूँ मैं, जी। 1 मिनट इंटरवीन कर रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि वोट, जिस दिन वोट देना होता है उस दिन लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। इसीलिए तो डेट चेंज कराई गई थी हरियाणा की, भैया एक्सटेंडेड वीकेंड ना हो जाए, इसलिए तो हरियाणा की डेट चेंज कराई गई थी। और क्या कारण था? पिकनिक पे जाएंगे, आज घर छोड़ के जा रहे हैं पिकनिक के लिए, कल को परमानेंट ना छोड़ के जाना पड़े, इसलिए वोट डालने जाइए, इसलिए वोट की महत्ता है। मैं फिर से कह रहा हूं, यूपी में आज क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं लोग? क्योंकि योगी दंगाइयों को जब पीटता है ना, योगी की पुलिस, तो ये डंडा टूटा है, उसका पैसा भी दंगाई भरते हैं, पोस्टर चिपका देता है, बुलडोजर पहुंचा देता है, कंट्रोल है। ठीक है, मैं ही कह रहा हूं, समय काट रहे हैं, एक समय का इंतजार कर रहे हैं, आएगा वो समय। ये कोई फियर मॉन्गर नहीं है, लेकिन असलियत है, ऐसा है, होगा। लेकिन तब तक आपको तैयारी करने के लिए, तब तक आप मजबूत बन जाएं। इतना समय तो योगी आदित्यनाथ आपको दे रहा है, ये भी इस वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो रेस्पिरेटरी पीरियड, वो सांस लेने का समय योगी मोदी तो दे रहे हैं, तो उसमें तैयारी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी। क्या सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि बेटा पढ़ जाए और इंग्लैंड पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए? सिर्फ इसी में लगा हुआ है व्यक्ति। मैं फिर से कह रहा हूं, किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, अपने नैरेटिव को आगे रखना है। देखिए, नैरेटिव की इस वॉर में परमानेंट कोई नहीं जीत सकता। कभी हम जीतेंगे, कभी वो जीतेंगे, लेकिन इस लड़ाई में रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना, लगातार अपनी बात को कहते रहना है, और इतनी मजबूती से कहना है कि दूसरे की आवाज दब जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लड़ाई है आपस में, लेकिन जो राष्ट्र के लिए सही है, उस बात को रखने के लिए हिचकना नहीं है। वो ग्राउंड पे हो, सोशल मीडिया पे हो, अपने काम में हो, हर जगह जहां आप खड़े हैं, सिर्फ ये सोच के करिए, मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या राष्ट्र के लिए, इसके लिए क्या योगदान हो सकता है मेरी तरफ से। और कोई बुली करे तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। चाहते सब है भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी राजे हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो। इस मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ेगा, और ये मेंटेलिटी भी धीरे 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 हम लोगों के अंदर भरी गई है। मुझे लग रहा है कि समाज में सामाजिक रूप से हम लोगों को वापस उस परिवर्तन को लाना पड़ेगा, और जिम्मेदारी अपने आप उठानी पड़ेगी। फिर वही बात आ गई मनविंदर जी, हम आज भी योगी और मोदी के भरोसे हैं। योगी करेगा, मोदी करेगा, कहां तक करेगा, कब तक करेगा? हमें सेंटेंस बुरा लगे, लेकिन ओवैसी ने सही कहा था, कब तक है योगी मोदी? ध्यान रखिएगा किस मेंटेलिटी के साथ वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, या वो समाज आगे बढ़ रहा है, कि कब तक है, देख लेंगे। हम उस तैयारी में नहीं है, हम उस इल्यूजन में है, उस भ्रम में है। लखनऊ में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, उसकी भी मजबूरियां हैं, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। ग्राउंड पे हमें अपने बलबूते करना पड़ेगा, इसलिए बटोगे तो कटोगे। जी, सही कहा आपने। और देश को बांटने का इरादा रखने वाले झूठे प्रलोभन दे करके लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और डीप स्टेट के हाथों में खेल रहे हैं।
आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस का वीडियो, जो उन्होंने क्लिंटन के साथ खड़े हैं और उन्होंने एक युवक को इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ द पर्सन जिसका दिमाग चला, जिसने सत्ता को पलटा, शेख हसीना की, और कितना वो गर्व से कह रहा था। इट मीन्स वो एक दिन की बात नहीं थी। आपने अभी किसानों का ज़िक्र किया, तो वो जो पॉइंट है, वो जो पहलू है, वो बहुत ज़रूरी है। अब जो दिखाई दे रहा है, उससे कांग्रेस की वापसी हो रही है हरियाणा में। एंड यू नो, पंजाब में ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन पर खालिस्तानी समर्थन का ठप्पा लगा हुआ है। आगे कांग्रेस आ गए, आगे दिल्ली है। तो क्या सीन देखते हैं आप? सबसे पहले आपने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, और पहली बड़ी बात यह है वो इस देश के हैं भी नहीं, कहीं यूरोपियन कोई कंट्री है वहां के हैं, झूठ भी वो फैला रहे हैं। आपने बात की बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया था, बारीक प्लानिंग के साथ किया गया था। और जिस व्यक्ति को मोहम्मद यूनुस इंट्रोड्यूस करा रहे थे ना, वो जिस संस्था से जुड़ा है, वो यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका आदमी वहां खड़ा क्लिंटन से हाथ मिला रहा है, और वो उस चीज को ये भी नहीं बच रहा है। बहुत बढ़िया किया, वो खुशी है। डीप स्टेट हर वो तरीका चाह रहा है कि भारत को खत्म किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए, उस लेवल पे लाया जाए कि हमारे हिसाब से यहां काम चले। वो नहीं चाहते ही मोदी को, वो चाहते एक पपेट रिजीम भारत में हो। और ये छोटे 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 पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो ये चल रहा है ना आजकल, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, इसकी शुरुआत किसने की? दिल्ली में बैठा था ना कोई एक, दिल्ली का है, मालिक बताता है अपने आप को, उसने शुरुआत की थी। सबसे बड़ा पपेट है वो भारत में डीप स्टेट का। जी। तो डीप स्टेट ने देखा ये सही पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर हमने लागू कर दिया, कामयाबी मिली। हिंदुत्व को तोड़ना है तो उन्होंने एक डुअल कॉकटेल को आजमाया, फ्री दो, फ्री की अफीम चटाओ, साथ ही एहसास दिलाओ कि तुम हिंदू नहीं, तुम फला जाति के हो। जब ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं तो बीजेपी का पूरा हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो जाता है। इसलिए अब आप देखिएगा, हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, कामयाबी मिलती जा रही है हर जगह। महाराष्ट्र में भी मिली गई थी, और लोकसभा में तो मिली गई है। तो ये जो डुअल कॉकटेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये जाति वाली राजनीति करना किसने सिखाया राहुल गांधी को? एक फ्रेंच हिस्टोरियन है, राइटर है, मतलब एक फ्रेंच प्रोफेसर है, क्रिस्टोफर जेफरलो, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसने बताया सब कुछ 2019-20 के आसपास, जब चुनाव हाथ दिया गया, हार गया राहुल गांधी, और खासकर 21 में जाकर ये पूरा उसे समझाया गया, अब आपकी लाइन ये है, इस तरीके से आपको राजनीति करनी। तो एक फ्रेंच हिस्टोरियन ऑन डिक्टेट्स ऑफ डीप स्टेट भारत के एक विदेशी राजनेता को समझा रहा है कि आपको राजनीति कैसे करनी। और अगर मैं और आप यहां बैठकर ये चीजें समझ पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार इस चीज को समझती है। भारत सरकार फिलहाल जो मुझे स्ट्रेटेजी समझ आ रही है वो ये है कि वो इंतजार कर रही है, वो देख रही है कि भैया तेरे तरकश में जितने तीर हैं तू छोड़ ले, फिर मैं बताऊंगा। बीजेपी को नुकसान इसलिए नहीं हो रहा, मतलब नुकसान हो रहा है, हिंदू वोट करने नहीं जा रहा, वो सब चीजें हैं, लेकिन वो एक कारण है। लेकिन उससे बड़ा एक कारण है बीजेपी का संगठन के तौर पर मजबूती से काम ना करना, मोदी पे ओवर रिलायंस करना, ग्राउंड वर्क ना कर पाना। मध्य प्रदेश में किया गया, संघ ने बैठकें की, छोटे छोटे कार्यक्रम किए, 1 लाख से ज्यादा सभाएं की। मध्य प्रदेश में आपको रिजल्ट दिखा, आपको छत्तीसगढ़ में दिखा, आपको गुजरात में दिखा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, संगठन में काम कीजिए, चीजें बेहतर होंगी। और जो ये डीप स्टेट का ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ना हर जगह, कि राज्य को कंगाल कर दो, राज्य भारतीय जनता पार्टी से छीनने शुरू कर दो, ताकि एक राष्ट्रीय नैरेटिव बन सके कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट लूज हो रहा है, जनता उसके पीछे नहीं है। और धीरे धीरे इस नैरेटिव को फ्लोट करो, और साथ ही राज्यों को कंगाल करने लगो। ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार प्रॉफिट में है, राज्य नुकसान में है, तो देश आगे बढ़ जाएगा। देश तो तब भी कंगाल होगा, देश तो जब भी पीछे हटेगा।
अगर एक राज्य में 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है और आप ये मानिए अगर 28 राज्य हैं, सब पे अगर अपनी जीडीपी का दुगना 3 गुना कर्जा हो गया, तो भारत पे भी तो कर्जा है ना, वो भारत के ही तो राज्य है, तो भारत भी कंगाल होगा। तो किस तरीके से अपने स्टूजेस, अपने पपेट्स के माध्यम से भारत को अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो राज्य स्तर पर उन्हें कंगाल, खत्म और एक तरीके से पंगु बनाना शुरू कर दो। ये प्रयास है अब। इसलिए अब हरियाणा जैसे ही जीतेंगे, बॉर्डर खोल दिए जाएंगे, दिल्ली फिर बंधक बन जाएगी, फिर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि 3 सेगमेंट ऐसे हैं, 4 सेगमेंट जिस पे सरकार कुछ नहीं कर सकती। किसान, युवा, दलित, महिला, 4 नाम आते ही एकदम धृतराष्ट्र बन जाती हैं सरकारें कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी, बस खत्म मामला, मैं एक्शन ही नहीं ले सकते, क्योंकि नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया जाएगा। देखिए महिलाओं पे हमला हो गया, देखिए दलितों पर अत्याचार हो गया। अब दलितों के लिए जितना काम इस सरकार ने किया, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, चैलेंज है आपके दर्शकों में से जो भी एक्सेप्ट कर सकता हो, बता दे पुरानी सरकारों में से किसने किया है। ओबीसी कमीशन किसने बनाया, उसे वैधानिक दर्जा किसने दिया? इस सरकार ने। पंचतीर्थ किसने बनाए? बाबा साहब अंबेडकर का घर जो था इंग्लैंड में, जहां वो रह के पढ़ते थे, उसको राष्ट्रीय स्मारक किसने बनाया? किसने भारत के अंदर संविधान दिवस बनाने का काम शुरू कर दिया? अगर मान लीजिए दलितों के लिए दिक्कत थी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को किसने रिजर्वेशन दिया? महिलाओं को किसने रिजर्वेशन दिया? महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन 2014 में हम सोचते नहीं थे, इस व्यक्ति ने आके सोचा कि भाई महिलाओं को शौचालय जाने में दिक्कत हो रही है, उसने वो चीज दी, उसकी वजह से गर्ल्स की एजुकेशन रेट में बढ़ोतरी हुई। मैं कह रहा हूं ये छोटी-छोटी चीजें हैं। बड़ी चीज तो हम देख लेते हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दिया, रॉकेट भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। छोटी चीजें, किस तरीके से देश का 80% 70% आबादी बैंकिंग सिस्टम से दूर था, वो इस व्यक्ति ने लाया। अब ये लगेगा भैया मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा हूं, मैनिफेस्टो नहीं है ये। किस तरीके से एक आम आदमी, एक आम मानव को सरकार छुए आकर, सरकार का एहसास हो, ये इस व्यक्ति ने एहसास दिलाया। और कमी है मोदी की, भैया तुमने दे दिया इतना सारा इंटरनेट, इसलिए उसे राहुल गांधी को उस इंटरनेट पे हगने का मौका मिल गया, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अब राहुल गांधी की पार्टी वाली स्ट्रेटेजी रखती, ना सड़क देते, ना बिजली देते, ना खाना पानी देते, ना एक्सपेक्टेशन बढ़ती, ना वो वोट तुम्हारे खिलाफ डालते। वही तो कांग्रेस करती आई थी। आप लोगों ने एस्पिरेशन बढ़ा दी सुविधाएं देकर, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। अब तो यही कहा जा सकता है भैया, अगर पब्लिक ऐसी आंख बंद करके बैठी है तो फिर तो पब्लिक को यही कहा जा सकता है, भैया मोदी ने तुम्हें दिया, एस्पिरेशन बढ़ा दी, इसलिए अब तुम उसके सिर पे खड़े होकर तांडव कर रहे हो। तो मैं फिर ये कहूंगा, ये सामूहिक प्रयास है। सरकार और समाज जब समानांतर सही तरीके से एक लक्ष्य के लिए बढ़ेंगी, तब तक नहीं बढ़ेंगी, ऐसे ही दिक्कत परेशानी आती है। जी मनविंदर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए जम्मू कश्मीर में यही राहुल गांधी हैं, अपनी बहन के साथ लाल चौक पे जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और मस्ती करते हैं, सबने देखा। लेकिन मनविंदर जी, हरियाणा में ये दीपेंद्र की रैली में माँ बहन एक हो रही है महिलाओं की। हाँ, और वहां बहन लेके खड़ा है, क्या करे भैया उसका? अब मैंने फोन किया, जी जलेबी कैसी लगी? कह रहा मुझे तो अच्छी नहीं लगती, उसे बड़ी अच्छी लगी जलेबी। हम जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे, 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भैया जलेबी की फैक्ट्री का तुम्हारा विजन है क्या? अब मोदी ने कह दिया स्वरोजगार के लिए, तो तुमने कह दिया भाई देखो ये तो पकौड़े की दुकान खोल रहा है, तू भाई तू जलेबी की फैक्ट्री खोल रहा, क्या अंतर रह गया तुझमें? अब 20,000 लोग जलेबी तलेंगे, खाएगा कौन उतनी? तूने तो मना कर दिया मैं तो खाता नहीं, खाएगा कौन? मोदी बात कर रहा है स्टेम टेक्नोलॉजी की, मोदी बात कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई की, तू कर रहा है जलेबी की फैक्ट्री बनाओ जी। क्योंकि तुमने पब्लिक को हमेशा से जलेबी ही तली है पब्लिक की, वहीं तक विजन है तुम्हारा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मोदी ने तो सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया, और उसके बाद भी कई सेगमेंट ऐसे रह गए थे, लोकसभा की बात कर रही हूँ, लोकसभा चुनाव की, जहां से एक भी वोट नहीं मिला। वो इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि सबका विकास करना है, और ये जैसा कि आप कह रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, यहीं तक विजन है इनका। मैं फिर ये कहूंगा, जो लोग अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, जो भी कहते हैं, अपने दिल पे हाथ रखें। क्या
मोदी ने कोई ऐसी स्कीम छोड़ी जिसमें भेदभाव हुआ कि एक को मिला एक को नहीं मिला? अगर किसी ने तुम्हारे लिए दिया है, करा है, तो ईमान तो यही कहता है कि उसका साथ दो। तो जिस दिन जाओगे ना कहीं आखिरत में, तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया तुम्हें किसी ने दिया, क्या तुमने उसका साथ दिया? नहीं दिया। तो ईमान पे सवाल उस दिन होगा। उस दिन क्या जवाब दोगे? उस दिन की तैयारी है ना, तो उस दिन ये सवाल पूछा जाएगा। तुम्हारे मौलाना क्या कहते हैं वो छोड़ दो, जिस दिन अल्लाह सवाल पूछेगा ना उसका क्या जवाब दोगे, ये जाके बता दो। क्योंकि इससे, इस मौलाने से बहुत बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है। अगर आपकी मैं किताबों के हिसाब से जाऊं तो सवाल जरूर पूछेगा कि ईमान से किसे वोट देना चाहिए था और किसे दे। जी सही कहा आपने। अब चिंता की बात ये है कि जिस तरीके से हुड्डा किसानों को शह दे रहे हैं, अब चूंकि वापसी तो दिखाई दे ही रही है, फिर तो वही हाँ, समस्याएं फेस करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर वही समस्याएं फेस करेंगे। सरकार अब कुछ कर सकती है तो वो ये कर सकती है कि जो इनकी इकोनॉमिक बैकिंग है, जो मुझे लग रहा है पहले किसान आंदोलन में बेहतर तरीके से ट्रैक कर ली गई थी, उस पर हमला कीजिए। पैसा ही नहीं आएगा। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि 5600 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है, इसका ट्रांजैक्शन निश्चित तौर पर क्रिप्टो में होता, क्योंकि कैश में तो कोई 5600 करोड़ इतना कैश नहीं है कैरी करेगा। तो क्या ये आने वाले आंदोलनों को फंड करने के लिए पैसा था? क्या उसके ऊपर चोट पड़ी है? क्या 5600 करोड़ दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर महिपालपुर में एक गोदाम में इतनी वैल्यू के ड्रग्स रखे हैं? कितना होता है? 500 किलो, 5 बोरी, 6 बोरी, 560 किलो था, एक 40 किलो अलग था, 6 बोरी मान लीजिए। इतना सामान रखा हुआ था छोटी सी जगह में। 6 बोरी 7 बोरी रखने में कितना 6 क्विंटल था। कितनी जगह घेरता है? 5600 करोड़ की वैल्यू है। आप सोचिए, उसे आपने ट्रैक किया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार समझ रही है कि कहां से फंडिंग आएगी, इसलिए 2.0 का एक तरीके से किसान आंदोलन 2.0 को विफल करने में कामयाब है। सबसे बड़ा नुकसान किसका रहा किसान आंदोलन में? सबसे बड़ा नुकसान रहा हरियाणा। बताता हूँ। हरियाणा के जो युवा किसान आंदोलन में बैठे थे, वो चिट्टे का शिकार हुए। चिट्टा यानी सफेद पाउडर जो पकड़ा गया आई नो, 5600 करोड़ आई का। नो। जी, 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 जी। अब सही कह रहे वो सारा युवा अपने अपने गांव में गया और वहां जाके उसने वो बीमारी वहां फैलाई। आज हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट चिट्टे का बहुत बड़ा शिकार है। आपको लग रहा है एक पत्थरबाज, आप 4 बार पत्थर फेंक के देखिए, आपके कंधे दुखने लगेंगे। पूरे पूरे दिन पत्थरबाजी होती थी। कैसे होती थी? पूरे पूरा दिन कोई पत्थरबाजी नहीं कर सकता, कितना भी मजबूत हो, कितना भी शरीर को ध्यान देता हो, क्योंकि वहां पर कोई खास तरह का खाद्य पदार्थ का सेवन करके वो कार्य होता। इतनी ठंड में जो लोग बैठे रहते थे यहाँ पर किसान आंदोलन में, ये नहीं कह रहे सब लेते थे, लेकिन वहां आदत लगी युवाओं को। किसानों को ये जो वापस गए, वहां पर कहा गया, बहुत लोगों ने, हरियाणा के लोगों की प्रॉब्लम थी, भैया किसान आंदोलन हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक के घर में आके चिट्टा घुस गया। दही दूध का प्रदेश सफेद पाउडर का प्रदेश कैसे बन रहा है, ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये वो बेल्ट है जहां से सबसे ज्यादा आर्मी में जाने वाला जवान आता है। कभी कहा जाता था पंजाब से सबसे ज्यादा आते हैं, अब वो संख्या यूपी में क्यों चली गई? क्योंकि आज पंजाब में मिलिट्री में जाने का शौक नहीं है उतना, कनाडा में ट्रक चलाने का शौक है। कनाडा में सही। जाके ट्रक चलाएंगे जी, क्या होगा उस ट्रक चला के? वो खुद देश डूब रहा है भाई, इन्फ्लेशन इतनी हाई है। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, जितने हाई पढ़े लिखे हाई स्किल्ड जॉब्स वाले हैं, वो कह रहे हैं अरे बहुत महंगा हो गया, अब तो भारत वापस जाएंगे। तुम्हारे वाले ट्रक भी नहीं चलेंगे यहाँ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ड्राइव वाली दिक्कत है, क्या करोगे? पंजाब में आज कैंसर की प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर की वजह से, इंडस्ट्री वहां नहीं है। हरियाणा में ये दिक्कत आने लगेगी तो क्या सॉल्यूशन है? फिर आपने जो बात की किसान आंदोलन वाली, निश्चित तौर पर 8 तारीख के बाद जैसे ही सरकार बनेगी कांग्रेस की, जो अभी बनती दिखाई दे रही है, उसमें यही प्रॉब्लम है, वो किसान आके बैठेंगे। अब बस ये देखना है कि सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है और समझदारी से काम करती है, जो पिछले आंदोलनों में करती नहीं दिखाई दी।
अगर आप सीए में शाहीन बाग नहीं बनने देते तो आज इस देश में आंदोलन नहीं होते। वो टेस्ट केस था सरकार की गहराई को मापने का। आपने वो मौका दिया, अब झेलिए। बिल्कुल सही कहा आपने और शिवम जी, आपने मेरे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।